हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दिया गया है जिस तरह से JXIU से संबंधित है उसी तरह बताना है AB क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किससे संबंधित होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, SSC GD 2024 का जो पेपर है उस पेपर में पूछा गया प्रश्न है आपका। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है कि जो भी दो पेयर के आपके शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है, जो अक्षर दिए गए होते हैं दो शब्द के, दो पेयर के, उनमें देखते हैं कि संबंध क्या है, लॉजिक क्या लग रहा है, एक दूसरे से वे कैसे संबंधित है। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग AB अक्षर और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको अल्फ़ाबेट के पेयर को अल्फ़ाबेट से अगर संबंधित यानी रिलेट किया गया हो, वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो JX है ना, JX के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके IU लिखा गया होगा और कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जिस तरह से JX के प्लेस वैल्यू में प्लस माइनस जो किया गया होगा वही हम लोग AB में कर लेंगे। तो J और X की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं और इसको I और U से लिखा गया है ना। तो J का प्लेस वैल्यू आप सभी को पता है 10 होता है और X का प्लेस वैल्यू 24 होता है और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, U का कितना होता है 21 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि J यानी J का प्लेस वैल्यू 10 को क्या किया गया है 9 लिखा गया, यानी J के प्लेस वैल्यू में से -1 करने पे इसको I लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए X का प्लेस वैल्यू 24 और U का 21 है, यानी यहाँ पे 24 से 21 यानी -3 किया गया है। इसका मतलब X के प्लेस वैल्यू में से -3 घटा करके U लिखा गया है। यानी हो क्या रहा है कि पहले -1 किया जा रहा है, उसके बाद -3 किया जा रहा है और फिर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए A में से अगर -1 करेंगे, हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो A में से -1 करने पे क्या आता है, ZD तो आता है ना, बिल्कुल। और B में से जब हम लोग -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे Y आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं, हम समझाने के लिए आपको बताएं, डायरेक्ट करना है कि यहाँ पे -1 हुआ पहली बार, उसके बाद -3, तो सेम हम लोग A में -1 कर लेंगे तो Z आ जाएगा, B में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, ZY, और ZY किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर B में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, 49, 54, 41, 62, 33, 70। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा, ठीक है। जब भी आपको कोई सीरीज मिले तो दो बातों का विशेष ध्यान देना है। अगर दो बातों को आप ध्यान से कंसीडर करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि उस सीरीज में क्या हो रहा है और हमें इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि कोई भी प्रश्न हमारे सामने होता है तो हमें तो हमारा पहला टारगेट यही होता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सीरीज के प्रश्नों में अगर दो बातों का विशेष आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से प्रश्न को कर जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप मूल बात पकड़ लेंगे कि इसमें हमको करना क्या है, प्लस माइनस करना है, गुणा करना है या क्या करना है। पहली बात ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या मिक्स सीरीज है, ये बात देखनी है। अगर इस सीरीज की बात करें, अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यह मिक्स सीरीज है। मिक्स सीरीज क्यों, क्योंकि देखिए पहले 49 है, 49 के बाद एक बड़ी संख्या 54 आ रही है, ठीक है। और 54 के बाद पुनः एक छोटी संख्या क्या आ जा रही है, 41 आ रही है। पुनः 41 के बाद एक बड़ी संख्या 62 आ रही है। 62 के बाद पुनः एक छोटी संख्या आ रही है 33 और 33 के बाद पुनः एक बड़ी संख्या 70 आ रहा है। तो मिक्स सीरीज की यही पहचान होती है कि क्या होगा कि एक बड़ी संख्या के बाद छोटी, पुनः बड़ी, पुनः छोटी आएगा, ठीक है। और मिक्स सीरीज अगर आपको मिल गया कहीं पे भी तो आप समझिए कि मिक्स सीरीज में दो सीरीज है। क्या होता है, मिक्स सीरीज में दो सीरीज होता है। पहला सीरीज क्या होगा, 49, 41, 33 और क्वेश्चन मार्क, यानी हम पहले सीरीज को ही जब पकड़ रहे हैं ना, और दूसरा सीरीज क्या बनेगा 54, 62 और 70। हम देख रहे हैं कि पहले सीरीज को ही हम जब देख रहे हैं 49, 41, 33, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आ जा रहा है। तो दूसरी सीरीज से हमको कोई खास मतलब नहीं होता है, दूसरी सीरीज को आप ध्यान नहीं भी देंगे तो आप कर जाएंगे। देखिए 49 में से क्या माइनस करें कि 41 आ जाए, अगर -8 कर देंगे तो आ जाएगा ना, बिल्कुल। और 41 में से क्या माइनस करें कि 33 आ जाए, तो पुनः -8 करने पे 33 आ जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने -8 किया, पुनः मैंने -8 किया, तो अगली बार भी तो मैं -8 ही करूंगा ना। तो जब हम 33 में से -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 25 आ जाएगा, ठीक है।
क्या आएगा 25, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दूसरे सीरीज को भी आप देखेंगे तो दूसरे सीरीज को देखने पे यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ भी क्या हो रहा है, 54 में क्या ऐड करने पे यहाँ 62 बनेगा, तो यहाँ +8 ऐड करने पे, ठीक है, और 62 में पुनः क्या ऐड करने पे 70 बनेगा, तो यहाँ भी +8 ऐड करने पे, ठीक है। लेकिन दूसरे सीरीज से खास हमको मतलब नहीं होता है, दूसरे सीरीज से खास हमको मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात हमको ये देखनी होती है, कोई भी सीरीज, उस बात को मैं बताया नहीं आपको, जो डिफरेंस अगर मान लीजिए किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस 20 से कम होता है ना, तो वहाँ पे प्लस या माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे किसी भी दो संख्याओं, यानी पहले सीरीज में भी देखेंगे तो डिफरेंस -8 आ रहा है, दूसरी सीरीज में देखने पे +8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी इसमें क्या था कि कुछ ना कुछ प्लस या माइनस होना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, इंडिया है, बिहार है, पटना है, इन 3 शब्दों से हमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करना है, और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो डायग्राम है इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करेगा हमें बताना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे रेलवे, पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगर देखने पे आपको पता चल रहा है कि इंडिया, बिहार और पटना 3 शब्द दिए गए हैं, तो पटना की अगर मैं बात करूं, सिंपली पटना की अगर बात करूं, तो पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। पटना, पी से मैं पटना लिख रहा हूं, पटना क्या है, बिहार की राजधानी है कि नहीं। तो पटना जो है बिहार के अंदर है कि नहीं, पटना बिहार के अंदर ही तो है ना। और बिहार क्या है, तो बिहार इंडिया के अंतर्गत है, तो हम इसके लिए एक बड़ा बना लेंगे, बिहार क्या है, इंडिया के अंतर्गत है कि नहीं। जैसे यूपी क्या है, इंडिया के अंतर्गत है, मुंबई क्या है, एक शहर है, इंडिया के अंतर्गत है, महाराष्ट्र भी इंडिया के अंतर्गत है। तो उसी तरह देखिए, जिस तरह पटना क्या होगा, बिहार के अंतर्गत है, तो पटना को बिहार में मैंने रखा, और बिहार जो है इंडिया के अंदर है, तो मैंने क्या किया कि बिहार को इंडिया के अंदर रखा। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सही व्यवस्था दर्शाता है। क्या दिया गया है, पखवाड़ा है, वर्ष है, महीना है, दशक है और सप्ताह है। ये 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों को हमको क्या करना है, एक सार्थक क्रम में अरेंज करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले जो भी आपको शब्द दिए गए होते हैं उनको आप 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द किस बारे में हैं, किस संबंध में ये शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी शब्दों को एक बार पढ़ने पे पता चल रहा है कि ये वर्ष दिया है, महीना दिया है, सप्ताह दिया है, तो हमें एक आइडिया लग रहा है ओवरऑल कि वर्ष है, वर्ष के अंदर महीना आता है, महीना के अंतर्गत सप्ताह आता है कि नहीं। दशक दिया है, दशक के अंतर्गत वर्ष आता है, तो कुछ हमें आइडिया लग गया कि ये वर्ष से रिलेटेड यानी दिनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमको शब्द दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अरेंजमेंट की बात करें सार्थक क्रम में रखने का, तो या तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा इसमें क्या है, दशक है। दशक है तो दशक यानी 4 नंबर आएगा। दशक के बाद क्या आएगा, दूसरा नंबर वर्ष आएगा। दशक के अंतर्गत ही तो वर्ष होता है ना, दशक से छोटा क्या आएगा, वर्ष होता है, ठीक है। और वर्ष से छोटा इनमें से क्या है, महीना है, 3 नंबर पर रखेंगे। और महीना से छोटा, अब यही कंफ्यूजिंग है, इसी में गलती कई लोग करेंगे। पहला पखवाड़ा है, 5वां सप्ताह दिया है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, चौथे स्थान पे आपका पखवाड़ा आएगा यानी 1 नंबर आएगा, और लास्ट में 5 नंबर सप्ताह आएगा। अब आप लोग कहेंगे पखवाड़ा क्यों आएगा, देखिए सप्ताह की अगर बात करें तो सप्ताह में 7 दिन होता है, कितना होता है, 7 दिन। लेकिन जो पखवाड़ा, एक पखवाड़ा होता है वह 14 दिन का होता है। क्या होता है, 14 दिन का होता है। तो सप्ताह और पखवाड़ा में बड़ा कौन हो गया, आपका पखवाड़ा हो गया, क्योंकि पहले हम बड़े को रख रहे हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो हमारा कुछ इस तरह का एक अरेंजमेंट बनेगा, और इस तरह का अरेंजमेंट किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, एक पखवाड़ा में कितना होता है, तो 14 दिन का। इसको इंग्लिश में भी कई दफ़ा लिख दिया जाता है, कई दफ़ा इंग्लिश में भी इसको लिखा रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, पखवाड़ा, फोर्टनाइट।
तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा होता है, 14 दिनों का एक फोर्टनाइट होता है। तो कई दफ़ा पखवाड़ा ना दे करके आपको फोर्टनाइट देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एक डायग्राम दे देगा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज के दो साइड में क्या दिया गया है, संख्याएं, बीच में एक संख्या, और पूछा जा रहा है इसी तरह जो तीसरा त्रिभुज है उसमें बीच में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना, तो सिंपल सी बात है कि जो भी प्रक्रिया पहले वाले त्रिभुज में लग करके शब्द जो अंक जो है रिलेट होंगे, वही हम प्रक्रिया दूसरे में लगाए होंगे। यानी 4, 5, 10 कैसे रिलेट होंगे, वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, तीसरे त्रिभुज के अंक को 6 क्वेश्चन मार्क साथ में लगा के अपना आंसर लाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो पहला त्रिभुज है 2, 3, 3, इसमें जो अंक दिए गए होते हैं एक कैसे एक दूसरे से रिलेट होंगे, क्या हम मतलब क्या सोचेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो उस बड़ी संख्या को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या को। तो पहले त्रिभुज को हम देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसी को हम लोग बाकी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं, यही होता ही है। लेकिन पहले त्रिभुज में देख रहे हैं तो दो संख्याएं बराबर है, तो यहाँ तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन इसमें से बड़ी है। 2 तो छोटी है, लेकिन 3, 3 2 बराबर संख्या है। तो दूसरे त्रिभुज में हम आते हैं, तो यहाँ हमको दिखता है कि 4, 5, 10, यानी इसमें 10 बड़ी संख्या है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 4 और 5 से हम 10 कैसे ला सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर देखिए, क्योंकि देखिए हम सोचने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं, क्योंकि ये बातें आप समझेंगे ना तो आसानी से तभी प्रश्न कर पाएंगे। मैं तुरंत बता दूं कि ऐसे ऐसे कर लीजिए, आ गया आंसर। कुछ तो एक आइडिया होना चाहिए ना ओवरऑल, कि हम इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम कैसे सोचेंगे, सोचने का एक अपना होना चाहिए ना, कैसे हम सोच पाएंगे कि ये चीज़ें कैसे बन रही है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूँ। 4 और 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, 4 5 20, 20 हो रहा है। लेकिन बीच में तो 10 दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो हमने किया क्या, दो जो साइड की संख्याएं थी, यानी कि बेस की, आधार और लंब की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके बीच की संख्या आ रही है हाफ करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 2 3 6 आ गया। इसका हाफ कर लेंगे तो बीच वाली संख्या आ गई ना, इसका हाफ करने पे बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे 3। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी होना चाहिए। क्या कर लें, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 42 आएगा, कितना, 42 आ जाएगा। और 42 का हम लोग हाफ कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर जगह हाफ किया है। तो 42 को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 21, और 21 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह पर्वत पहाड़ी से संबंधित है उसी तरह वृक्ष क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। अभी हम लोगों ने शुरू में पहला एक प्रश्न पढ़ा था, वहां पे अक्षर दिए थे, अल्फाबेट दिया था, सेम वही प्रश्न है। यहाँ पे अंतर इतना ही है कि यहाँ शब्द दे दिया गया है, कई दफ़ा यहाँ पे आपको अंक दे दिया जाएगा, ठीक है, नंबर दे दी जाएंगी, संख्याएं दे दी जाएंगी, लेकिन करने का तरीका हमारा सेम होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो भी 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 पेयर के शब्द पर्वत और पहाड़ी हैं, ये कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग ब्रिज और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो पर्वत और पहाड़ी की बात करें, ये कैसे संबंधित हैं, तो ये देखने में लग रहा है कि पर्वत और पहाड़ी क्या हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी क्या है, सिनोनिम है, यानी समानार्थी, समानार्थी शब्द हैं आपके पर्वत और पहाड़ी, यानी आप बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द हैं आपके पर्वत और पहाड़ी। उसी तरह वृक्ष का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द क्या होगा, वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सिनोनिम्स होता है ना, जो आपका सिनोनिम्स होता है आपका, यानी जो पर्यायवाची होता है ना, किसी भी शब्द का एग्जैक्ट हूबहू नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मान लीजिए कि अपोजिट तो होता है, अपोजिट यानी आप सबको पता होगा, जो विलोमार्थी होता है वो तो मान लीजिए छोटे की बात करें तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सिनोनिम्स होता है यानी पर्यायवाची होता है, जो समानार्थी शब्द होते हैं ना,
करीब करीब होते हैं, बिल्कुल 100% नहीं होते हैं। अगर 100% होते हैं, बात समझिएगा ध्यान से, तो पर्वत अगर ऑलरेडी शब्द है और पर्वत का ही सेम रूप अगर पहाड़ी है, मतलब सेम पर्वत को पहाड़ी ही रिप्रेजेंट कर रहा है शब्द, तो हम पहाड़ी शब्द का क्रिएशन क्यों किया गया होता, समझ रहे हैं। तो करीब करीब का बिल्कुल शब्द होता है, 99% पास का शब्द होता है, उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। यही अप्लाई आपका इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आप सपोज करिए, बात समझिएगा ध्यान से, सपोज करिए तैयारी आप लोग एसएससी सीजीएल वगैरह की करते होंगे, तो इंग्लिश तो अच्छी खासी पूछी जाती है। तो सपोज करिए एक बार मैं जब मैं दिल्ली में क्लास ले रहा था, वहाँ पे एक टीचर हैं, तो मैं उनसे एक सवाल किया था। उन्होंने क्या किया था, अभी पहले मेरी बात समझिए। मान लीजिए दो शब्द हैं, ठीक है, दो इंग्लिश में शब्द हैं, वो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो जब एक दूसरे के सिनोनिम्स 100% होते हैं, 100% का मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि एक शब्द जो है दूसरे शब्द के, फर्स्ट शब्द जो है आपका दूसरे शब्द के बिल्कुल बराबर है। सिनोनिम्स बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भाई दो शब्द को क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। एक शब्द के कई सिनोनिम्स होते हैं, 10 सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन 10 का जो यूज होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। 10 का सिनोनिम्स होते हैं, यानी वो करीब करीब होते हैं, 99% पास के होते हैं, लेकिन उनका यूज क्या होता है, अलग अलग जगह पे होता है, बिल्कुल अलग अलग जगह पे होता है। यही सवाल जब मैं मुखर्जी नगर में तैयारी करता था तो मैं पूछा था, दिल्ली मुखर्जी नगर, आप लोग कई लोग पढ़ते भी होंगे, एक टीचर से पूछा था, इंग्लिश वाले गुरु जी थे, उनके कोचिंग का भी नाम बताते हैं, इंग्लिश मंत्रा करके उनकी कोचिंग है, उसी में पढ़ाते हैं। उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने ग्रामर में कोई दो शब्दों का यूज करके बताया था उन्होंने कि देखिए इस सेंटेंस के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस की बात किए थे कि इस सेंटेंस में हम इस शब्द को भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें एग्जैक्टली में वो आपका सेंटेंस नहीं याद है, न भी वो आपका शब्द याद है कि क्या शब्द था, ठीक है। इसको भी प्रयोग कर सकते थे, एक जैसे सेंटेंस उन्होंने दिया था एग्जाम्पल में, और उसमें दो शब्दों को यूज करके बताया था कि आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको भी। तो मेरा सवाल यही था, क्लास के बाद मैंने पूछा था उनसे कि सर ये बताइए कि जब हम इस शब्द से हमारा काम चल जा रहा है, तो फिर इस शब्द की क्रिएशन की क्या जरूरत थी, हम ग्रामर में इसको इंक्लूड क्यों किए। तो सर ने कहा कि मतलब उनका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ मैटर ये था ना, देखिए उस सेंटेंस के लिए हम यूज तो कर सकते थे, लेकिन जो ये दो शब्द है ना, दोनों जो शब्द थे, इन दोनों शब्दों का अलग अलग सेंटेंसों के लिए, यानी अलग अलग सिचुएशन के लिए यूज करने के लिए इनका क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है, ये इंग्लिश में आए हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक शब्द से ही हम 10 शब्द सिनोनिम्स नहीं होते, हम एक ही से काम चला लेते, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह पर्वत पहाड़ी क्या है, समानार्थी है, उसी तरह क्या है, वृक्ष का जो समानार्थी होता है क्या होता है, झाड़ी होता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा, हमें बताना है। अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग याद ही रख लीजिएगा, इसका आंसर ही रख लीजिएगा, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे 400 वर्षों में पूछा है ना, फरवरी 29 दिन का कितनी बार आएगा। जो फरवरी का महीना होता है लिप ईयर होने पे, यानी अगर कोई लिप वर्ष है उसी में तो फरवरी का जो महीना होता है 29 का होता है ना, फरवरी 29 का उसी में तो होता है ना। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है वो तो 28 का होता है। तो हमसे पूछा 400 वर्षों में फरवरी का जो महीना 29 दिन कितनी बार आएगा, हमको ये बताना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 100 वर्षों में आपका 100 साल में जो लिप ईयर होता है ना, वो कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। हर 4 साल बाद लीप ईयर होना चाहिए, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको दिख रहा है कि 25 होना चाहिए। बात समझिएगा ध्यान से, 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 24 ही है। 24 इसलिए है ना कि जो 100वां साल होगा ना, वह लीप ईयर नहीं होता है, यानी जो शताब्दी होता है ना, वह लीप ईयर नहीं होता है। शताब्दी वही लीप ईयर होगा जो 400 से कट जाएगा। तो 100 तो 400 से कटेगा नहीं ना कटेगा, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 24 ही क्या होता है, लीप ईयर होते हैं। तो अब इसी से आप जोड़ लीजिए, 100 साल में 24 हो गया, तो 200 साल में 48, 300 साल में कितना हो गया आपका, तो 72, और 400 सालों में कितना हो गया, तो 96 हो गया। 24 चौको 96 हो गया। अब देखिए, लेकिन 96 हमारा आंसर नहीं होगा। मैं बोला था ना कि लीप ईयर वही होगा जो 400 से कट जाए, या तो 4 से कटता है, लेकिन 400 से कटना चाहिए। 100 तो 400 से कटेगा नहीं, 200 भी नहीं कटेगा 400 से, तो इसलिए 200
तक गए तो 48 था, 300 भी 400 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, लेकिन आपका जो 400 है ना वो कट जाएगा, तो 400 जो होगा ना वह लीप ईयर होगा, इसलिए हमने 400 सालों में कितना निकाला, 96 निकाला, लेकिन जो आपका 400 साल का लास्टवा होगा ना वो भी क्या होगा, लीप ईयर होगा, यानी कि कितने टोटल हो जाएंगे, 96 प्लस 1 यानी टोटल 97 लीप ईयर हो जाएंगे आपके लिप इसमें आपके 29 के फरवरी कितने हो जाएंगे, 97 दिन ऐसे हो जाएंगे जो क्या होंगे, आपके 29 दिन के होंगे, यानी कि 97 लिप वर्ष होंगे, तभी तो उसमें 97 लिप वर्ष होंगे, तो 97 जो फरवरी होगा 29 का होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 ऐसे क्या होंगे, दिन होंगे जो फरवरी होंगे जिनका 29 का दिन होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे रट लीजिएगा, पहले तो इस प्रश्न को ही रट लीजिएगा। रटने का मैं सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। जब भी 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन का पूछेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा 97, और 100 साल में अगर पूछेगा तो 24 होता है, ठीक है, 100 साल में 24 होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो 400 से कट जाएगा क्या होगा, वह लीप ईयर होगा, ठीक है। तो आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और ब्लड रिलेशन का प्रश्न न पूछा जाए। अगर एसएससी की मैं बात करूं तो एसएससी का अभी आपका एमटीएस का पेपर हो रहा है और अभी पिछले सीजीएल का पेपर हुआ है। आप उठा करके हर शिफ्ट को देख लीजिए, एक क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अपने आप में कठिन टॉपिक होता है और कठिन प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जिस तरह ब्लड रिलेशन हो गया उसी तरह सिलॉक्स का भी टॉपिक होता है, वहां से भी एक प्रश्न बनता है और यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, कंफर्म होता है, लेकिन टफ क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन से। हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन ट्री बनाएंगे और जनरेशन ट्री पर क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग ओरली करने का प्रयास कम कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए आपका आईक्यू अच्छा है तो कीजिए, अलग बात है, लेकिन मैं जनरली आपको सलाह दूंगा कि आप लोग ओरली मत कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है ओरली हम करके निकल जाते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है, इसलिए मैं ओरली सलाह नहीं देता हूं। हम लोग जनरेशन ट्री बनाएंगे और जनरेशन ट्री के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बोला गया है क्या कि ए बी का पुत्र है, कोई बात नहीं, ए जो है ना वो क्या है, तो बी का पुत्र है, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ए क्या है, बी का पुत्र है। अब ध्यान एक बात दीजिएगा, अब बी जो है बी का पुत्र ए है ना, तो जब पुत्र है तो इसको नीचे रखेंगे। नीचे क्यों, क्योंकि भाई ए का या तो माता या पिता बी होगा, ठीक है, तो एक ये पेरेंट्स हो गया ना, जनरेशन गैप हो गया ना, इसलिए इसको नीचे रखते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बेसिक बात है, आप इसको भी समझ लीजिए। सी क्या है, तो ए का भाई है। सी जो है ना वह ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो प्लस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सी लड़का है, ए भी क्या है, लड़का है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर लड़की होती सी तो उसको ऊपर माइनस लगाते, माइनस रिप्रेजेंट करता है लड़की को, प्लस रिप्रेजेंट करता है किसको, लड़के को। और जिसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए उसके बारे में प्लस या माइनस लगा दीजिए। जैसे बी के बारे में हमें कुछ भी बोला नहीं गया तो बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है। और ए और सी भाई हैं, इसलिए इनके बीच में क्या है, एक तीर लगाते हैं, भाई बहन होने पे एक तीर लगाते हैं, ठीक है, पति पत्नी होने पे 2 तीर। आगे क्या बोला है कि डी सी का पुत्र है। जो डी है ना वह सी का पुत्र है, कोई बात नहीं, डी क्या है, सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस बना देते हैं। अब पूछ क्या रहा है कि ए का डी कौन है, ए जो है डी का कौन है, ए डी का कौन है, तो सिंपल दिख रहा है, सी क्या है, डी का पिता है, और ए क्या है, सी का भाई है, यानी क्या, ए जो है डी का चाचा है। सिंपल सा दिख रहा है कि ए क्या है, डी का चाचा है, क्या है, चाचा है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से, देखिए डायरेक्शन का प्रश्न है, सिंपल प्रश्न होता है। आप लोग एक बात ध्यान दिया कीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिले डायरेक्शन का तो लास्ट में देखिए या ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पूछ रहा है कि लास्ट में अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, यानी हमको मेनली क्या है, डायरेक्शन निकालना है कि जब चलना शुरू करते हैं तो लास्ट में उसका मुख किस दिशा में है। तो इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है किससे, कि क्या डाटा दिया है, डाटा मतलब अंक क्या दिया गया है कि कितने किलोमीटर चलता है,
ठीक है, इस पे ज़्यादा हमको फोकस करने की जरूरत नहीं होती है जब हमको डायरेक्शन पूछ दिया जाता है। पूछा क्या गया है, मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। एक बात तो आप सभी को पता होगा कि ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, और इधर आपका ईस्ट यानी पूरब, और इधर आपका वेस्ट यानी पश्चिम होता है। आप सबको पता होगा, ठीक है। देखिए, मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण नीचे होगा, मैंने चला दिया इनको 1 किलोमीटर। अब देखिए, मैं यहाँ 1 किलोमीटर लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है हमको आंसर लाने में। पुनः बोला है वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यहां से मैंने इसको बाएं मुड़ाया और पुनः 1 किलोमीटर चलाया, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः यहां से 1 किलोमीटर बाएं मुड़ के चलता है 1 किलोमीटर। अब पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो अब उसका मुख ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ ही तो होता है, नहीं उत्तर होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं, आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। क्या दिया गया है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ 3 सर्कल दिए हैं। पहला सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं, ये पहला सर्कल यही है ना, ये क्या है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात ध्यान से समझिएगा, पहला सर्कल, अगर पहले सर्कल में जितने भी संख्याएं हैं ना, वो सारे डॉक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 भी डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 3 भी, 4 भी, 1 भी। लेकिन और एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं टीचर की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, टीचर की अगर मैं बात करूं तो टीचर को रिप्रेजेंट करता है 6 भी, 3 भी, 4 भी, 7 भी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो 4 है ना, वह क्या है, डॉक्टर को भी अभी मैं बताया रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ टीचर भी कर रहा है। यानी 4 ऐसी संख्या है जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे इस सर्कल में देखेंगे तो 3 क्या है, तीनों सर्कल में कॉमन हो रहा है। यानी जो 3 है ना, 3 क्या करता है, डॉक्टर, इंडियन और टीचर सबको रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे पूछा था कि उन शिक्षकों का पता लगाएं, टीचर का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। यानी उसको क्या है, डॉक्टर और टीचर होना चाहिए लेकिन भारतीय नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका एक ही है ना, 4 है। जो डॉक्टर भी है, आप देखिए यहाँ डॉक्टर भी है और क्या है, टीचर भी है, लेकिन भारतीय नहीं है। इस वाले इंडियन वाले सर्कल में तो नहीं है ना, इन्हीं 2 सर्कल में कॉमन है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण mn को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। मिरर इमेज का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है और एसएससी में एक प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग, अभी एग्जाम हो रहा है, एमटीएस का भी बच्चों से आप लोग पता कर सकते हैं, दोस्तों साथियों से, या सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है, आप लोग उठा करके देख सकते हैं पेपर, ठीक है। करने का सिंपल अप्रोच है, यहाँ मिरर रखेंगे, ऑप्शन से इसको करिए। यहाँ रखने पे यहाँ इसका इमेज कुछ बनेगा और कुछ भी इमेज बनेगा तो ये जो है ये इधर आएगा। बी होगा नहीं, ए होगा नहीं, ठीक है, डी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका सी हो जाएगा। क्योंकि जो बीच में क्या है, आपका जो वर्ग है वो क्या है, बिल्कुल ऐसे है, सीधा है। और इसमें ऑप्शन सी और डी को देखेंगे तो सी में सीधा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कक्षा में सीना का रोल नंबर ऊपर से 8वां है और सुस्मित का रोल नंबर नीचे से 11वां है। यदि उनके बीच 9 छात्र हैं तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है ना, ठीक है। बोला गया कि एक कक्षा में सीना का रोल नंबर ऊपर से 8वां, यानी ऊपर से क्या है, 8वां है। यहाँ पे क्या है, सीना है, यहाँ पे कौन है, तो सीना है। और क्या बोला गया है, और सुस्मित का जो रोल नंबर है नीचे से 11वां है। जो सुस्मित है कहीं नीचे से इनका यहाँ पे 11वां है रोल नंबर, किसका, तो सुस्मित का, ठीक है। और आगे क्या पुनः बोल रहा है, बोला जा रहा है आगे कि यदि उनके बीच 9 छात्र हैं, यानी सीना और सुस्मिता के जो बीच हैं यहाँ से 11 बच्चे हैं, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। सिंपल सा है, ऊपर से 8 तक सीना है, ठीक है। उनके सीना और सुस्मिता के बीच में कितने लोग हैं, 11 बच्चे हैं। और सुस्मिता का नीचे से सुस्मिता, इनके बीच में 9 है ना, माफ़ी चाहते हैं, इनके बीच में 9 छात्र हैं ना, यानी 11 नहीं है ना, कितने हैं, 9 छात्र हैं। यहाँ पे कितने हैं, 9 हैं। सीना और सुस्मिता के बीच में 9 ही तो छात्र हैं, बिल्कुल। तो देखिए 8 ये हो गया, 9 ये हो गया और 11, टोटल तो इतने ही है ना, क्योंकि लास्ट से 11वां सुस्मिता का है और सीना का शुरू से 8वां, यानी 8 + 9 + 11, 11 9 20 और 8 28,
यानी उस कक्षा में कितने छात्र हैं टोटल, तो 28 हैं, और 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।